वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है। जैसे कि मैं देख सकते हो सोल्यूशन लेक्चर 01। तो आज के लेक्चर में हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका? सोल्यूशंस के बारे में। और सोल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो तुमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, पर ऐसा हो सकता है कि क्लास 11 में तुमने वो जो चैप्टर नंबर 1 था वो ही था इंट्रोडक्शन सोल्यूशन का भी और केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फिर इसमें तुमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, पर उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हों जो इस चैप्टर के ज़रूरी ना हो, पर लेकिन जो उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो उसमें टॉपिक्स थे वो इस चैप्टर के ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ वही टॉपिक जो क्लास 11 के जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं मैं वही कराऊंगा और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपने क्लास 11 में अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप इसको 2x में देखो कि जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। और बाय चांस आपने पढ़ा है और आप भूल गए हो तो फिर आप नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हो या फिर 1.5 पे, क्योंकि 2x पे से उन्हीं को समझ में आ सकता है जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो। ठीक है, तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी वेटेज के बारे में और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी इसकी इजी है, मतलब ये एक इजी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी के दो फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कैनेटिक्स में। और वैसे ये बड़ा ही तुमको फिजिकल केमिस्ट्री का तुमको बहुत ही ईजी चैप्टर लगेगा। CBSE में 7 मार्क्स का है इसकी वेटेज, जेई में 1 क्वेश्चन और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन। इसके ऊपर मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो मेरे चैनल पे है, तुम उसको भी चेक कर सकते हो। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सॉल्यूशंस। पर सॉल्यूशंस को अच्छे से जानने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर एक वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन को बनाती है, मतलब सॉल्यूशन मिक्सचर से बना है। और मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आओ पहले मिक्सचर पढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर ये होता है कि व्हेन टू नॉन रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। मतलब मान लो हम किसी दो नॉन रिएक्टिव केमिकल गैसेस को एक कंटेनर में लें, उसके बाद हम गैस ए और गैस बी को हम एक कंटेनर में डाल दें, तो वो एक बन गया गैस ए और बी का मिक्सचर। ठीक है, और मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब तुम होमोजीनियस का मतलब समझो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब ये होता है कि एक साथ, सिमिलर चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गैसेस होती हैं वो एक सिंगल फेज में होती हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आर सेम। क्या तुमको यहाँ तक दिख रहा है इतने नीचे का? हाँ दिख रहा है। हाँ, और उसके बाद फिर ये यूनिफॉर्म होती हैं। मतलब होमो का मतलब है कि सब कुछ सेम, सिंगल फेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी सेम, और ये यूनिफॉर्म रहती है। अगर हम फिर हेटेरोजीनियस का सब कुछ उल्टा हो जाएगा कि ये सिंगल नहीं, ये डिफरेंट फेज में रहती हैं जिसके अंदर गैस होती हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं।
और ये यूनिफॉर्म भी नहीं होती, दे आर नॉट यूनिफॉर्म। तो यही हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि तुमने इसमें कोई नई चीज़ पढ़ी होगी, ये चीज़ तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। बस मैं तुमको एक फिर से अगर मैंने बता दिया है कि हाँ, जिसे तुम भूलो मत। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के पहले मेरे को ये रब करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं ना, सॉल्यूशन मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि इट्स आ homogeneous mixture of 2-3 components whose composition can be varied। अब तुमको एक चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और 3 कंपाउंड का, जिसका कंपोजिशन जो है वो जिसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है। अब तुमको इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा शायद से, कंपोजिशन वेरी का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है ए और एक कंटेनर है बी। ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 50% है गैस ऑक्सीजन और 50% है CO2। सेम और इसमें बात करें तो इसमें है 75% ऑक्सीजन और 25% CO2। तो इस दोनों में से तुम बताओ कि इन दोनों में से सॉल्यूशन कौन सा है, ए या बी। तो सॉल्यूशन है बी, क्योंकि मैंने ये बताया कि उनका जो कंपोनेंट्स है वो उनका जो कंपोजिशन है गैसेस का वो वेरी कर सकता है और हम इसको फिल्टरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये आ जाती है कि वी कैन नॉट filter out them। तो ये प्रॉपर्टी होती, तो ये होता है बेसिक सोल्यूशन होता क्या है। तो अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिर इसमें अगर हम इस लोग सोल्यूशन या प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ तो हमने अभी जस्ट हमने पढ़ी वो है होमोजेनिटी। इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है होमोजेनिटी, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी। फिर दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है कि एब्सेंस ऑफ सेटलिंग।
मतलब क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सेट नहीं हो पाते। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ए में देखें तो ए में पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, लेकिन बी में पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, वो रैंडमली इस कंटेनर में घूमते रहेंगे। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे नीचे हम लोग देखेंगे कि नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कि पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8। तो तुम क्या देख रहे हो कि कितना कितना छोटा पार्टिकल है। 10⁻⁻7 मतलब कि 0.0000 करके 7 टाइम्स ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। और अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें अगर हम लोग, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तुमको ये दिख नहीं रहा है नीचे का, मैं ठीक से लिख देता हूँ कि एक तो हाँ कि एब्सेंस ऑफ सेटलिंग और 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8। अब जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है क्वार्टनरी, ठीक है। अब बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में ये होता है कि जब सोल्यूशन कंपोज करता है 2 टाइप के होमोजेनियस मिक्सचर को, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। लिख देता हूँ तुम्हारे लिए आसानी होगी। पहले तो ब्लैक पेन, ठीक है। तो पहले टाइप का सोल्यूशन आता है वो आता है तुम्हारे पास, वो आता है बाइनरी। बाइनरी में जब होता है जब वो 2 टाइप कंपोज करता है, मतलब कंपोज्ड ऑफ 2 कंपाउंड्स, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग सेकंड में आता है टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी में कंपोज्ड, नाम से पता चल रहा है टी, तो 3 कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। और वहीं पे अगर हम लोग थर्ड क्वार्टरनरी की बात करें, तो क्वार्टरनरी कंपोज करता है ऑफ 4 कंपाउंड्स, ठीक है। ऑफ 4 कंपाउंड्स, ये लिखने रहे, और 4 कंपाउंड्स। तो यही थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन होता क्या है, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ 11th के कॉन्सेप्ट पे जो इसके लिए आगे ज़रूरी है। तो तुम्हारा पहला टॉपिक तुम्हारा आता है मास परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं वेट बाय वेट। तो शायद तुमने पढ़ा हो कि वेट बाय वेट होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो कि प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसे एक बार लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से, इससे तुमको याद रहे कि हाँ कि इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ
सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इसीलिए लगाया क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर अगला टॉपिक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जैसे हमने मास बाय मास पढ़ा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, वो भी यही है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस उसमें चेंज इतना हो जाएगा कि वो एक लिक्विड फॉर्म में है। तो उसकी एक छोटी सी डिफाइन लिख लेते हैं कि ठीक है, तो जैसे भी हमने मास बाय मास पढ़ा तो वैसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। तो मेरा वॉल्यूम भी सेम ही है, मतलब बस उसमें चेंज क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये अगर सॉलिड में है तो ये लिक्विड में है, बस इतना डिफरेंस है। हम इसका लिख लेते हैं कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 milliliter solution। तो अगर हम इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो हाँ, फॉर्मूला भी इसका सेम ही रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हमने मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने कवर कर लिया। तो अब अगला टॉपिक आता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में मतलब इन दोनों का मिक्सचर ही हो जाएगा, तुम कह सकते हो। तो इसमें बता देता हूँ मैं कि इट इज़ द अमाउंट of solute present in 100 milliliter of solution। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो हाँ, तो अगर फॉर्मूला लिखें तो ये आ जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आई थिंक सो तुमको कि ये 3 टर्म तुमको बहुत ही अच्छे से तुमको याद, मतलब तुम्हें रिवाइज हो गई होंगी। तो अब चलते हैं एक अगली डिफाइन पर, जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन में तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगी। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पीपीएम का बेसिकली उस पीपीएम का क्या मतलब है? पीपीएम का मतलब ये है कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज इट इज़ एक्सप्रेस इन पीपीएम। मतलब जब भी सॉल्यूट एक छोटी क्वांटिटीज में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि इसका वर्ड भी यही कह रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं कि इट्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज इन 10 ग्राम 10/6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, तो आई थिंक सो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद चलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोटिंग करते हैं जाई से, हम इसको बोलते हैं जाई। अगर पता ना हो तो इसको जाई बोलते हैं। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब एक कंपोनेंट के मोल्स के साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट का रेशियो को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन हम लोग सल्यूट का निकालना चाहें तो मोल्स ऑफ सल्यूट, क्योंकि जिसका निकालना है उसके मोल्स अपॉन में तुम टोटल मोल्स लिख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, या फिर तुम लिख सकते हो हाँ। और यहाँ पे हम लोग अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। और एक और बता दूं कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आओ हम इन दो कॉन्सेप्ट को लेके हम 2 दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी पे, ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक है मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये तो हमने 11th में भी बहुत पढ़ा होगा, और हाँ 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जैसे मोलैरिटी की डिफाइन सबको पता होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, और हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन solute in 1 liter of solution। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, और वो इम्पॉर्टेंट टर्म है 1 लीटर। मतलब मोलैरिटी जो है वो हमेशा ही लीटर में नापी जाएगी। इसीलिए अगर हम लोग इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें कि यूनिट की बात करें तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तीनों में ही जेईई नीट सीबीएसई में पूछा गया है इसकी यूनिट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर में नहीं दिया होगा तो लीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन लिखना लीटर में ही है। अब जैसे तुमको मोलैलिटी पता होगी कि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी भी सेम ही चीज़ होती है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, बस वो होता है 1 kg सोल्यूशन है, मतलब वो डिसॉल्व होते हैं 1 kg सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन solute in 1 kg of solution, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट एक बार तुम कमेंट में बताओगा तुमको पता चल रहा है, पर लेकिन इसकी यूनिट होती है मोल अपॉन में kg। मैं इन एक मिनट बस, मैं अभी इन तीनों को लेके मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, एक इनके ऊपर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बहुत बार पूछा गया है, मतलब सीबीएसई में भी, जेईई नीट में भी। तो मैं लास्ट में वो कराऊंगा, तो वो ज़रूर करना, ठीक है। तो अगर इसको हम डिनोट करेंगे एम में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास
ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अगर ये भी केजी में ना गिवन हो, हाँ, अगर ये भी केजी में ना गिवन हो तो तुमको फिर इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन लिखना केजी में ही है, मतलब उसकी यूनिट केजी होनी चाहिए। ठीक है, होप सो तुमको इतना दिख रहा और नीचे तक, हाँ आराम से दिख रहा है। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं एक अगले टॉपिक पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है तुम्हें वो बहुत मार्क्स दिलवा के जाएगा, सीबीएसई में आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, लेकिन अगर, हाँ अगर है टॉपिक तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक बार ये पूरा, हाँ अगला जो लॉ है तुम लोगों का, वो है डाइल्यूशन लॉ। बहुत ही छोटा सा लॉ है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब हाँ फिर भी ठीक है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब भी तुम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो तुम उसमें क्या ऐड करते हो? सॉल्वेंट ऐड करते हो या फिर सॉल्यूट ऐड करते हो? तो तुम उसमें ऐड करते हो सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसका पहली लाइन अगर मैं डाइल्यूशन लॉ की लिखूं तो उसमें है कि टू डाइल्यूट a solution we add solvent। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्वेंट गया तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, और जैसे ही सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ, जो भी उसकी मतलब जो भी सॉल्यूट था वो कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब जितना भी प्रोपोर्शनैलिटी थी सॉल्यूट की वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो लिखेंगे हम इसमें कि देन सॉल्यूट बिकम्स कांस्टेंट। तो यही कहता है तुम लोगों का डाइल्यूशन लॉ। अगर हम लोग इसको टर्म्स में लिखना चाहें तो टर्म्स में हम इसको लिखेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, जहाँ पर m है मोलैरिटी और v है वॉल्यूम। एक और टर्म से लिख सकते हैं इसको n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, जहाँ पे n है नॉर्मेलिटी। तो यही कहता है तुम लोगों का डाइल्यूशन लॉ। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये तुमने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लेकिन हाँ कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा सोल्यूशन के बारे में, तो कुछ थ्योरीज़ है सोल्यूबिलिटी के ऊपर, तो हम उस थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी कहते किसको है? सोल्यूबिलिटी वो चीज़ होती है कि एक सब्सटेंस के अंदर हम कितना सॉल्वेंट डिज़ोल्व कर सकते हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, हम उसी को हम कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। मैं डिफाइन लिख के दिखाता हूँ कि मैक्स अमाउंट ऑफ solvent that can be dissolved
in a soluble solution at specific, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर हम लोग कितना सॉल्वेंट को, हम लोग मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम कितना डाल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। अब अगर हम लोग ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है तो इट डिपेंड्स अपॉन, तो पहले वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में। ठीक है, अभी इन दो चीज़ों के ऊपर तो वो डिपेंड करती है, उसके बाद डिपेंड करती है। अब अगर तुम इसके अंदर अगर तुम रीज़न जानना चाहते हो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट में भी क्यों डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में ये डिपेंड करती है ड्यू टू लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो नेचर सॉल्वेंट में ये डिपेंड करती है ड्यू टू, क्योंकि लैटिस एनर्जी हाई होती है तो इसकी वजह से ही ये सॉल्वेंट को डिपेंड कर पाती है। तो फिर ऐसे सॉल्यूट में ये डिपेंड करती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर में बात थोड़ी अलग है, मतलब हाँ हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हाई लैटिस एनर्जी ड्यू टू सॉल्यूट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर में थोड़ा अलग बात है। टेम्परेचर में ये है कि ए पार्ट लिखते हैं, ए व्हेन डिसॉल्व्ड विद एवोल्यूशन, हाँ विद ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और इसमें एक और केस बनता है कि व्हेन dissolved with absorption of heat, हाँ when dissolved with release of heat। क्या तुम्हारे पास पीछे दिख रहा है ना? हाँ, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑफ कोर्स इसका पूरा उल्टा हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस क्रीज होने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ेगा ही। मतलब दोनों तरफ टेम्परेचर राइज हो रहा है, चाहे हीट निकल रही हो या चाहे हीट को तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, मतलब टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहेगा। अब बस ये एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो है प्रेशर। अब मैं कहाँ लिखूँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि हाँ, जो फोर्थ फैक्टर है वो है प्रेशर। और प्रेशर का जो है वो इन्वर्सली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो ये
4 फैक्टर्स है जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है वेपर प्रेशर। तो अगला तुम्हारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर तुमको पता होगा क्या होता है, कि वेपर प्रेशर वो होता है कि एक सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा वेपर इवेपोरेट हो रहे हैं, हम उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये मैं लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर जो मोस्टली रूम टेम्परेचर 273 केल्विन से लेकर, एक सेकेंड रुको, हाँ, 273 केल्विन से लेके 300 केल्विन तक। अब इसमें भी तुम्हारा दो वो होता है, एट ओपन सरफेस, एट क्लोज सरफेस, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एट ओपन सरफेस और एट क्लोज सरफेस। सबसे पहले एट ओपन सरफेस में बढ़ते हैं। एट ओपन सरफेस में सरफेस मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट। हाँ, मैं सही बात है कि अगर एक सरफेस है तुम्हारे पास और एक ओपन कंटेनर है, तो हाँ, जो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो तो इवेपोरेट सबसे पहले होंगे। हाँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हाँ, जो ओपन कंटेनर होता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू क्लोज सरफेस से। वो क्यों होता है मैं क्लोज सरफेस में बताऊंगा, ठीक है। और एट ओपन सरफेस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है वेट ऑफ कंटेनर डिक्रीज। अब हम इसी को ना बोलते हैं वेपर एस्केप भी। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, वेट ऑफ कंटेनर डिक्रीज, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर एस्केप, ठीक है। और तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही वेपर एस्केप भी होगा। ये तो वेपर एस्केप भी होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात थी। फिर अब चलते हैं एट क्लोज सरफेस पे। अभी क्लोज सरफेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम अभी क्लियर कर लो, वरना आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। एट ओपन सरफेस का शायद से इतना ना पूछे जितने एट क्लोज सरफेस का पूछेगा ज़रूर। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आना ही चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है, हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान सुनो, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि उसमें बस एक गैस ए है, जैसे मैंने बनाया है, एक ए है और एक गैस ए है। तो क्या तुम्हें पता है कि इसमें जो वेपर प्रेशर निकलेंगे इस क्लोज सरफेस में, वो सिर्फ ए के ही निकलेंगे। तो जब किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही गैस के वेपर प्रेशर होते हैं तो वो बन गया प्योर फॉर्म ऑफ ए, मतलब वो हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट ए से किसी भी गैस का एक प्योर फॉर्म डिनोट होता है, लिखा हुआ वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। तो अब हम करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, कि मतलब किन किन फैक्टर्स के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड। तो अब अगर हम लोग देखें कि वेपर प्रेशर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो पहला है कि शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, मतलब एक कंटेनर का शेप। अब देखो, अगर एक कंटेनर का शेप या साइज़ बड़ा होगा तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होएगा, क्योंकि वेपर को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ज़्यादा इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस की सब्सटेंस कैसा है, ठीक है। उसके बाद है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद चौथा पॉइंट है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब ये तो एक कॉमन सेंस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसमें हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर का हमें एग्जांपल ले सकते हैं।
कि जैसे हम लोग पानी को हीट करते हैं तो वैसे ही उसके अंदर वेपर्स आना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो काफ़ी रिपीट होता रहता है जेई में भी, नीट में भी, सीबीएसई में भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है या फिर टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी। तो जो इसका रीज़न है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ना 11th की 12th की, इसको हम लोग याद रख लो कि इसका आंसर होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कभी भी डिपेंड नहीं करता, मतलब एक मोलैरिटी है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और ये देखो ये क्वेश्चन है जेई 2024 का, जेई मेंस 2024। मतलब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, अगर सोचो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी शिफ्ट में आ जाता तो ये देखो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही जो हमने आज पढ़ा। बेसिकली तुमने पहले से पढ़ ही रखा होगा या फिर तुमने नहीं पढ़ा तो अब तुमने पढ़ लिया है। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि आगे ऑलमोस्ट हर फिज़िकल के मतलब जो तीनों में तीनों के तीनों चैप्टर्स में वो यूज़ होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।